लोगों ने अचानक एक बेहद अजीब चीज नोटिस की। सामने बहती नदी के अंदर जैसे कोई रहस्यमयी जीव छिपा हुआ था। तभी जिज्ञासु आदो ने हाथ में पड़ा एक खाली कैन उठाया और मजाक में पानी की तरफ फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल वो कैन पलक झपकते ही पानी के अंदर गायब हो गया, मानो किसी खौफनाक चीज ने उसे निगल लिया हो। आसपास खड़े लोग ये देखकर उत्साहित हो गए। सब हंसते हुए कहने लगे कि शायद कोई डॉल्फिन इंसानों के साथ खेल रही है। फिर क्या था, सभी लोग मजे मजे में खाने पीने की चीजें नदी में फेंकने लगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी यही जिज्ञासा कुछ ही सेकंड में मौत का कारण बनने वाली है। तभी आदो की नजर अचानक दूर नदी की तरफ गई और वो वहीं जम गया। पानी के अंदर से एक विशालकाय भयानक राक्षस तेजी से लोगों की ओर बढ़ रहा था। उसका शरीर किसी मछली जैसा था, लेकिन चेहरा और चाल किसी खतरनाक छिपकली जैसी। उसे देखते ही पूरी इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो भाग नहीं पाए उन्हें वो राक्षस हवा में कई मीटर दूर फेंक देता। कुछ ही पलों में वो राक्षस लोगों से भरी मैदान में पहुंच गया। इतने सारे इंसानों को देखकर उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसी समय एक लड़की घास पर बैठकर आराम से अपने दोस्त की बातें सुन रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पीछे खड़ी थी। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा मैदान चीखों और डर से भर गया। हर तरफ सिर्फ भगदड़, रोना और मौत का साया दिखाई दे रहा था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक कंटेनर नुमा कमरे में छिप गए और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन एक महिला बाहर ही फंस गई। जैसे ही राक्षस उसकी तरफ झपटा, महिला ने आखिरी पल में सीढ़ियों से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। लेकिन कंटेनर के अंदर फंसे लोगों की हालत बेहद डरावनी थी। राक्षस अंदर घुस चुका था और अब वो बंद जगह में आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। दूसरी तरफ का दरवाजा मोटी जंजीरों से बंद था, इसलिए अंदर फंसे लोग दरारों से मदद के लिए चीख रहे थे। तभी बाहर खड़ी महिला को पता चला कि उसका बेटा अभी भी अंदर है। रोती हुई उसने आदो से मदद की गुहार लगाई। आदो और एक विदेशी आदमी ने मिलकर पूरी ताकत से जंजीर तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजा खुल गया और कुछ लोगों की जान बच गई। इसके बाद विदेशी आदमी ने गुस्से में जमीन से एक भारी पत्थर उठाकर राक्षस पर फेंका, लेकिन उस दैत्य पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर आदो और उसके साथी ने मिलकर एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से राक्षस पर मारा। इस बार राक्षस बुरी तरह गुस्से में आ गया। वो सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ा। तभी आदो तेजी से गाड़ी के नीचे घुस गया, लेकिन विदेशी आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था। राक्षस ने उसे अपने विशाल पैर के नीचे दबा दिया। दोस्त की हालत देखकर आदो ने पूरी ताकत जुटाई और फिर से पत्थर उठाकर राक्षस की पूंछ पर दे मारा। इस बार वार सही जगह लगा। राक्षस दर्द से जोरदार चीख पड़ा और अब उसका पूरा गुस्सा आदो पर निकलने लगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आदो वहां से भागने लगा, लेकिन भगदड़ और डर के बीच वो गिर पड़ा। कुछ दूरी भागने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस हाथ को पकड़कर वो भाग रहा था वो उसकी बेटी का नहीं, किसी और बच्ची का था। आदो पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों के सामने वो भयानक राक्षस उसकी असली बेटी ह्यूनसो को पकड़कर नदी की तरफ भाग गया। अगले ही पल वो राक्षस एक लंबी छलांग लगाकर हान नदी में कूद पड़ा और अपने शिकार को लेकर पानी के अंदर गायब हो गया। किनारे पर खड़ा आदो सिर्फ चीख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद पूरा इलाका सेना के कब्जे में ले लिया गया। हान नदी के आसपास का हर हिस्सा बंद कर दिया गया। रात होती ही सभी मृतकों और लापता लोगों के परिवार इकट्ठा हुए और अपने प्रियजनों को याद करके रोने लगे। आदो, उसका भाई, बहन और बूढ़े पिता चारों अपनी खोई हुई बेटी ह्यूनसो की तस्वीर देखकर टूट चुके थे। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। सरकार ने घोषणा की कि जो भी लोग उस नदी वाले हादसे के दौरान वहां मौजूद थे उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया जाएगा। वजह थी एक रहस्यमयी वायरस। दरअसल सुबह जब वो अमेरिकी अधिकारी राक्षस से लड़ते हुए घायल हुआ था तब उसके शरीर में किसी अज्ञात बीमारी के लक्षण पाए गए थे। अब प्रशासन को डर था कि ये राक्षस कोई खतरनाक संक्रमण फैला रहा है, इसलिए आदो और उसका पूरा परिवार भी कैद कर लिया गया। रात के समय आदो को भूख लगी तो वो चुपके से खाना ढूंढने निकल पड़ा। तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ बहुत शोर था, लेकिन फिर भी आदो अपनी बेटी ह्यूनसो की आवाज पहचान गया। ह्यूनसो ने कांपती आवाज में बताया कि उसका फोन बंद होने वाला है और वो किसी बहुत बड़े और गहरे सीवर में फंसी हुई है। आदो घबराकर उससे लोकेशन पूछने लगा, लेकिन तभी फोन कट गया। अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर आदो खुशी और बेचैनी से भर उठा। वो तुरंत पुलिस के पास मदद मांगने पहुंचा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात को मजाक समझा। और सबसे हैरानी की बात, जब उसके भाई ने कहा कि कॉल ट्रेस करके लोकेशन निकाली जा सकती है तो पुलिस ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। काफी कोशिशों के बाद भी जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तब आदो और उसका परिवार खुद ही ह्यूनसो को ढूंढने और बचाने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उनका प्लान शुरू हुआ, आदो के चमकीले पीले बालों ने सबका ध्यान खींच लिया और उनकी पहचान खुल गई। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि पुलिस को उनके भागने की खबर लग चुकी है, सभी लोग तेजी से वहां से भाग निकले और पहले से तैयार खड़ी कार में बैठकर फरार हो गए। उधर बूढ़े पिता पार्क ने अपनी जिंदगी भर की सारी बचत निकालकर काले बाजार से खोजबीन का सामान और 3 असली बंदूकें खरीद ली। कुछ ही समय में पूरे परिवार की तस्वीरें इंटरनेट पर वांटेड अपराधियों की तरह फैल गई। लेकिन इन सबके बावजूद उनके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, ह्यूनसो को हर हाल में वापस लाना। अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर परिवार ने खुद को सैनिटाइजेशन कर्मचारियों के रूप में छिपाया और सुरक्षा जांच को चकमा देकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अब ह्यूनसो ने फोन पर जिस बहुत बड़े और गहरे सीवर का जिक्र किया था, परिवार उसी तरह की हर जगह को ढूंढने लगा। दिन रात बिना आराम किए वो हर नाले, हर सुरंग और हर अंधेरे सीवर की तलाशी लेते रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन ह्यूनसो का कोई पता नहीं चला। लगातार तलाश करते करते सभी थक चुके थे। ठंड, भूख और डर ने उनकी हालत खराब कर दी थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि थोड़ी देर अपने छोटे से दुकाननुमा घर वापस जाकर कुछ खा लिया जाए ताकि फिर से तलाश शुरू की जा सके। घर पहुंचते ही सभी को ह्यूनसो की याद आने लगी। ऐसा लगने लगा मानो वो अभी भी उनके साथ बैठी हो। परिवार के लोग आदत के मुताबिक उसके लिए खाना परोसने लगे, जैसे वो सच में वहीं मौजूद हो। कुछ पलों के लिए माहौल बेहद भावुक और सुकून भरा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ असलियत कहीं ज्यादा डरावनी थी। ह्यूनसो अंधेरी, गंदे और बदबूदार सीवर में अकेली बैठी थी। उसके आसपास ठंडी लाशें पड़ी थी और हर तरफ मौत जैसी खामोशी थी। वो आंखें बंद करके कल्पना करने लगी कि काश वो अभी अपने परिवार के बीच होती।
तभी अचानक उसी राक्षस की वापस लौटने की आवाज सुनाई दी। ह्यूनसू तुरंत जमीन पर लेट गई और सांस रोककर मरी हुई होने का नाटक करने लगी। सौभाग्य से राक्षस उसकी तरफ ध्यान दिए बिना अपनी नई शिकार को फेंककर वापस चला गया, लेकिन इस बार एक छोटा लड़का अभी भी जिंदा था। ह्यूनसू जैसे ही उसकी हालत देखने आगे बढ़ी, तभी अचानक राक्षस फिर से लौट आया। इस बार ह्यूनसू ने उस बच्चे को कसकर पकड़ लिया और खुद भी जमीन पर चुपचाप लेट गई। अब सवाल ये था, क्या वो दूसरी बार भी उस राक्षस को धोखा दे पाएगी? उधर दूसरी तरफ बूढ़े पार्क ने दुकान के दरवाजे की दरार से बाहर झांका और उसकी रूह कांप गई। बाहर वही खतरनाक राक्षस खड़ा था, मानो अंदर बैठे लोगों को घूर रहा हो। पार्क ने धीरे से अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। धड़ाम! गोली चलते ही राक्षस पागलों की तरह तिलमिला उठा और गुस्से में पूरे दुकाननुमा घर को ही पलट दिया। लेकिन उसी अफरा-तफरी में पार्क ने मौका देखकर एक और गोली चलाई जो सीधे राक्षस को लगी। कुछ देर बाद जब परिवार बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि राक्षस जमीन पर पड़ा हुआ है। नम इल ने बिना देर किए उस पर फिर से गोली चला दी, लेकिन अगले ही पल राक्षस अचानक उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। असल में वो मरने का नाटक कर रहा था। अब परिवार गुस्से में उसके पीछे भागने लगा। उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस राक्षस को खत्म करके ह्यूनसू का बदला लेना। लेकिन लगातार चल रही गोलियों की आवाज सुनकर इलाके के गार्ड और पुलिस भी उनके पीछे पड़ गए। इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर राक्षस अंधेरे में गायब होने लगा। जब बूढ़ी पार्क ने देखा कि राक्षस उनके करीब आता जा रहा है, तो उसने अपने बच्चों को वहां से भागने को कहा। वो समझ चुका था कि अब उसे खुद उस राक्षस का सामना करना होगा। उसने आदो सी बंदूक ली जिसमें सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अपने परिवार को बचाने का दृढ़ निश्चय था। जैसे ही राक्षस किनारे पर चढ़ा, पार्क ने बंदूक में गोली भरकर ट्रिगर। अगले ही पल राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। बच्चों की आंखों के सामने उनके पिता को हवा में उठाकर नदी किनारे जोर से पटक दिया गया और फिर वो राक्षस उसे लेकर हान नदी के अंधेरे पानी में गायब हो गया। अपने पिता की मौत देखकर आदो अंदर से टूट गया, लेकिन पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी थी। आदो ने अपने भाई और बहन को भागने के लिए कहा। फिर उसने जमीन पर पड़ी एक अखबार उठाई और अपने पिता के चेहरे पर ढक दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वक्त रुकने वाला नहीं था। आखिरकार आदो फिर से पुलिस के हाथों पकड़ा गया। उधर भागते वक्त नम इल और नमजू भी एक दूसरे से बिछड़ गए। तभी नम इल को अपने कॉलेज के दोस्त की याद आई जो एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। उसे उम्मीद थी कि कॉल रिकॉर्ड के जरिए ह्यूनसू की लोकेशन पता चल सकती है। दोस्त मदद के लिए तैयार हो गया और दोनों रात के अंधेरे में कंपनी के अंदर घुस गए। लेकिन सिस्टम एक्सेस करने के लिए टीम लीडर का पासवर्ड चाहिए था। दोस्त चुपके से अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर पुलिस पहले से घात लगाकर बैठी थी। असल में उसका दोस्त इनाम के लालच में उसे धोखा दे चुका था। उधर नम इल काफी देर तक दोस्त का इंतजार करता रहा। तभी उसकी नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी। उसने किस्मत आजमाने के लिए सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि वो सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, सामने पुलिस की गाड़ियां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। नम इल ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए पुल से नीचे छलांग लगा दी। जोरदार टक्कर के बावजूद वो किसी तरह पुलिस से बच निकला। घायल शरीर और दर्द से कराहते हुए उसने ह्यूनसू की लोकेशन अपने भाई और बहन को भेज दी और फिर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उधर नमजू अपने भाई से बिछड़ने के बाद रात भर पुल के नीचे छिपकर रही। अगली सुबह उसने बड़ी चालाकी से पुलिस की निगरानी से बचते हुए एक छोटी सी दुकान में जाकर खाना खाया, अपना बंद पड़ा फोन चार्ज किया और तभी उसे ह्यूनसू की लोकेशन मिली। बिना एक पल गवाए वो सबसे पहले ह्यूनसू को बचाने निकल पड़ी। लंबा सफर तय करने के बाद नामजू आखिरकार वोनह्यो ब्रिज के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक उसका सामना सीधे उस भयानक राक्षस से हो गया। नामजू ने तुरंत अपना तीर कमान निकालने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने उसे जोरदार टक्कर मार दी। नामजू उछलकर पास के एक संकरी गड्ढे में जा गिरी। किस्मत अच्छी थी कि वो गड्ढा इतना छोटा था कि विशाल शरीर वाला राक्षस उसके अंदर नहीं घुस सका। इसी वजह से बेहोश पड़ी नामजू की जान बच गई। दूसरी तरफ आदो को भी ह्यूनसू की लोकेशन मिल चुकी थी, लेकिन जब उसने डॉक्टरों को अपनी बेटी के जिंदा होने की बात बताई तो किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। डॉक्टरों ने उल्टा ये कह दिया कि वायरस अब उसके दिमाग तक पहुंच चुका है। फिर जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन एक पिता की ताकत किसी भी डर से बड़ी होती है। आदो ने मौका देखकर अस्पताल के कर्मचारियों को बंधक बनाया और वहां से गाड़ी छीनकर भाग निकला। अब उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, अपनी बेटी तक पहुंचना। उधर नमिल भी होश में आ चुका था। एक बेघर आदमी की मदद से उसने पेट्रोल बम तैयार किए और दोनों तेजी से वोनह्यो ब्रिज की तरफ निकल पड़े। अब कहानी फिर लौटती है ह्यूनसू की तरफ। लगातार भूख, ठंड और डर से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ मदद का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसने आसपास पड़े कपड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें गांठ बांधकर लंबी रस्सी बना ली। फिर पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को ऊपर लगे लोहे की जाल में फेंका। कपड़ा तो फंस गया, लेकिन नीचे तक पहुंचने में अभी भी काफी दूरी बाकी थी। ह्यूनसू जितना भी उछलती, वो उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी अचानक एक चौंकाने वाला पल आया। राक्षस वहां पहुंच चुका था और उसने अपने विशाल शरीर को इस तरह टिकाया कि ह्यूनसू उसके ऊपर चढ़कर कपड़े तक पहुंच सके। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो भागने में सफल हो जाएगी, लेकिन तभी राक्षस की पूंछ अचानक लपकी और उसने ह्यूनसू को वापस नीचे खींच लिया, मानो वो कह रहा हो, जब तक मैं हूं तुम यहां से कभी नहीं निकल सकती। उसी समय छोटा लड़का भी डरते हुए अपने छिपने की जगह से बाहर आया। राक्षस को देखकर वो डर के मारे कांपने लगा। ह्यूनसू तुरंत उसे बचाने के लिए वापस दौड़ी, लेकिन इस बार राक्षस ने उसे पकड़ लिया। इधर सरकार ने फैसला कर लिया था कि अब इस राक्षस को खत्म करने के लिए हान नदी में खतरनाक बायोलॉजिकल केमिकल छोड़ा जाएगा। सरकार की इस फैसले से जनता भड़क उठी। हजारों लोग हान नदी के किनारे प्रदर्शन करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। इतने सारे इंसानों को देखकर राक्षस पागलों की तरह भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। एक प्रदर्शन कर रहा कपल सबसे पहले उसे देखता है और चीख उठता है। पुलिस तुरंत राक्षस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन तभी आदो बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसे डर था कि कहीं गोली राक्षस के पीठ में फंसी उसकी बेटी को न लग जाए। जैसे ही राक्षस किनारे पर आया, सरकार ने तुरंत जहरीला बायोकेमिकल छोड़ दिया। राक्षस दर्द से तड़पने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर आदो उसकी तरफ दौड़ा और फिर उसने राक्षस के पेट के अंदर अपनी बेटी ह्यूनसू को ढूंढ निकाला। आदो पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लाया।
लेकिन ह्यूनसो की बाहों में अब भी वो छोटा लड़का था जिसे वो आखिरी सांस तक बचाती रही। जब आदो ने अपनी बेटी को हिलाकर देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थी। एक पिता की दर्द भरी चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। उधर नमिल लगातार पेट्रोल बॉम्ब फेंककर राक्षस को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार राक्षस बच निकलता। तभी वो बेघर आदमी चुपके से राक्षस के ऊपर पहुंच गया और पूरी कैन का पेट्रोल उसके शरीर पर उड़ेल दिया। नमिल ने आखिरी पेट्रोल बॉम्ब उठाया और निशाना लगाया, लेकिन उसके हाथ से बोतल फिसलकर पीछे गिर गई। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। तभी कहानी का सबसे शानदार पल सामने आया। प्रोफेशनल आर्चर नमजू ने अपने तीर को आग में जलाया, धनुष खींचा और बिना एक सेकंड गवाए तीर छोड़ दिया। जलता हुआ तीर सीधा राक्षस की आंख में जाकर धंस गया। अगले ही पल पूरा राक्षस आग की लपटों में घिर गया। उसकी दर्दनाक चीखों से पूरा इलाका कांप उठा। जलता हुआ राक्षस हान नदी की तरफ भागने लगा ताकि पानी में कूदकर खुद को बचा सके, लेकिन इस बार उसके सामने आदो खड़ा था। अपनी बेटी को खोने का दर्द अब उसकी ताकत बन चुका था। आदो ने पूरी ताकत से लोहे का भाला राक्षस के शरीर में खोद दिया। ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, ये एक पिता की आखिरी जंग थी। आखिरकार थक चुका और बुरी तरह जल चुका राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। कुछ देर बाद आदो कांपते कदमों से उस छोटी लड़की के पास पहुंचा। तभी लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ह्यूनसो उसे बचाते हुए अपनी जान दे चुकी थी और वो लड़का अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। शायद किस्मत को यही मंजूर था। उस दिन के बाद वो अनाथ लड़का आदो के साथ रहने लगा। अब दोनों एक छोटे से घर में साथ रहते हैं, जहां दर्द तो अब भी है, लेकिन उसके साथ एक नई उम्मीद भी है। और इसी के साथ खत्म होती है एक पिता की वो दर्दनाक कहानी जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी।